Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we will continue our second chapter from economics, that is people as resource. So students, अब तक इस chapter में हमने क्या देखा that most important resource जो है वो human beings होते हैं, but human beings को resource में convert करने के लिए हमें उन्हें proper health and education provide करना पड़ता है. We have seen कि बहुत सारी countries जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड है वो कंट्रीज़ भी डेवलप हुई है. इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जिन कंट्रीज़ का पॉपुलेशन हेल्दी है, जिन कंट्रीज़ का पॉपुलेशन एजुकेटेड है, वो कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ कंसिडर की जाती है. एंड जिन कंट्रीज़ में प्रॉपर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं उन्हें हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में काउंट करते हैं. सो वी हैव सीन कि हमें क्या करना है. इन शॉर्ट वी हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ एंड एजुकेशन टू द पीपल. फिर उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखा था. कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेन और वुमेन परफॉर्म करते हैं. तो वी सॉ दैट टोटल 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. देन उसके बाद हमने देखा था दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. देन उसके बाद हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में देखा दैट गवर्नमेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितनी पॉलिसीज़ बनाई है टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ इन आवर कंट्री. वी सॉ गवर्नमेंट ने कितने नए स्कूल इस्टेब्लिश किए हैं, कितने नए स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, नए टीचर्स को अपॉइंट किया है. सेम चीज़ हमने हेल्थ के केस में भी देखा. वी सॉ दैट हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. अगर एक पर्सन हाईली स्किल्ड है, हाईली एजुकेटेड है, पर अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो कंट्री के लिए धीरे धीरे करके बर्डन बन जाएगा. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम अपने पॉपुलेशन को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें. हमने इस टॉपिक में देखा दैट कितने नए हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, बेड्स, ये सब चीज़ें लास्ट 50-60 ईयर्स में आई है. देन उसके बाद हमने अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था. हमने देखा था दैट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. सो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है. अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेज रेट कैन नॉट फाइंड जॉब्स. क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, जितने जो लोग हैं वो वर्क करना चाहते हैं एंड जो भी वेजेस मिल रही है उस वेजेस पर वर्क करने के लिए रेडी है, पर फिर भी उनको अगर वर्क नहीं मिल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट. क्या कहते हैं हम उसे, अनएम्प्लॉयमेंट. सो क्या बताया हुआ है, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब एक पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क, काम करने की इच्छा है उसकी लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट. ओके. देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था विथ अदर टॉपिक, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. करेक्ट, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखे थे. तो वी सॉ दैट के रूरल और अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप जो है वो अलग अलग होता है. सबसे पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन दी रूरल एरियाज़. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इसका, दैट एग्रीकल्चरल वर्क में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है. क्यों, बिकॉज एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है एंड जब बारिश नहीं होती उस टाइम पर फार्मर्स के पास में जॉब प्रेजेंट नहीं होता. देन उसके बाद हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा था. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा लगता है पर्सन एम्प्लॉयड है लेकिन उसका वर्क के साइड पे प्रोडक्टिविटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड. फिर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अर्बन एरियाज़ में. हमने देखा था कल कि अर्बन एरियाज़ में मोस्टली कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी. In case of urban area, educated unemployment has become a common phenomena.
Many youth with matriculation, graduation, and post graduation degrees are not able to find jobs. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among the matriculates. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower is in certain categories coexist with shortage of manpower in other. There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. क्या बोला हुआ है यहाँ पे दैट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ में एकदम नॉर्मल हो चुका है. बहुत सारे लोगों के पास में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज प्रेजेंट है, लेकिन वो डिग्री होने के बाद भी उनके पास जॉब अवेलेबल नहीं है. इसका रीज़न क्या दिया हुआ है यहाँ पे दैट हमारी कंट्री में सिचुएशन अब कैसी आ गई है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन लिया है उनको जॉब नहीं मिल रहा है. रीज़न क्या है कि जिस फील्ड में उन्होंने एजुकेशन लिया है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा मैन पावर पहले से ही एग्जिस्ट करता है. गेटिंग सपोज एक डिग्री है या सपोज एक टाइप का जॉब है, वहाँ पर काम करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट एवरी ईयर नए स्टूडेंट्स आते जाते हैं. समझा क्या बोला है यहाँ पे दैट मैन पावर एक कैटेगरी में एक जॉब में बहुत सारा है एंड दूसरी जगह पर शॉर्टेजेस है. गेटिंग तो मतलब क्या कह सकते हैं हम कि लोग कुछ एक फिक्स डिग्री है वही ले रहे हैं एंड जिसकी वजह से एक एरिया में क्या कह सकते हैं मैन पावर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही एंड वेर एज सर्टेन प्लेसेस जो दूसरे काम हैं वहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है. एक बार वापस इसको रीड करते हैं. A paradoxical manpower situation is witnessed as a surplus of manpower in certain category coexist with shortage of manpower in other. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि एक ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि जहाँ पर किसी एक प्रोफेशन में बहुत सारे लोग काम करने के लिए रेडी है एंड वेरेज दूसरे प्रोफेशन में उतने लोग मतलब उतना मैन पावर काम करने के लिए रेडी नहीं है. There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is dearth of technical skills required for the economic growth. क्या बोला है यहाँ पे कि बहुत सारे टेक्निकली क्वालिफाइड लोग जो है उनके पास जॉब नहीं है, जबकि अगर हम सिचुएशन देखें तो हमें ऐसे क्वालिफाइड लोग ही चाहिए कंट्री को डेवलप करने के लिए. Unemployment leads to wastage of manpower resource. People who are an asset for the economy turns into a liability. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. क्या दिया हुआ है यहाँ पे दैट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट होते हैं. धीरे धीरे करके वो कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज वो लोग कुछ अर्न नहीं कर रहे बट कंट्री के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं. अगर एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है तो वो कंट्री के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करेगा लेकिन उसके रिटर्न्स में कंट्री को कुछ भी नहीं देगा. सो क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो धीरे धीरे करके जो पहले रिसोर्स था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स टू इंक्रीज economic overload. The dependence of the unemployed on the working population increases. The quality of life of an individual as well as society is adversely affected. When a family has to live on bare subsistence level, there is general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. क्या बताया हुआ है दैट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक फैमिली का. सपोज फैमिली में 10 लोग हैं, 10 में से 3 लोग काम करते हैं, बाकी के लोगों मतलब 3 लोग अर्न करते हैं एंड बाकी के लोग उस पर कंजम्पशन कर रहे हैं. नाउ सपोज कुछ ऐसा हुआ
कि वो 3 जन जो अर्न कर रहे थे, मतलब जिनके पास जॉब था, उनमें से 2 लोगों की जॉब और चली गई। अब बचा कौन? सिर्फ एक पर्सन बचा जिसे पूरी फैमिली के लिए अर्न करना पड़ेगा। अब अगर एक ही पर्सन फैमिली के लिए अर्न करेगा तो क्या होगा? उस फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता जाएगा। मतलब पहले जहाँ पर वो अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड खा रहे थे या अच्छी जगह पर रह रहे थे या प्रॉपर एंटरटेनमेंट्स ले रहे थे, स्कूल अच्छी जगह जा रहे थे, धीरे धीरे करके उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन सब चीज़ों को डिक्लाइन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ गया। पहले 3 लोगों पर फैमिली डिपेंडेंट थी, अब एक पर्सन पर फैमिली डिपेंडेंट है। तो एक पर्सन की इनकम से पूरी फैमिली को सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती, इसीलिए फैमिली को क्या करना पड़ेगा? अपना लिविंग स्टैंडर्ड डिक्लाइन करना पड़ेगा। एंड बहुत से केसेस में तो जॉब जाने की वजह से, जॉब ना रहने की वजह से इवन प्रॉपर हेल्थ भी नहीं मिलती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स भी नहीं मिल पाते हैं, साथ साथ में स्कूल से भी बच्चों को विड्रॉ कर लिया जाता है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे द फीस। सो यहाँ क्या बताया है? दैट अनएम्प्लॉयमेंट से क्या प्रॉब्लम हो रही है? पहला, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है। दैट इज़ पहले जैसे हमने एग्जाम्पल लिया तो पहले के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि फर्स्ट सिचुएशन में पूरी फैमिली, 10 जन की फैमिली 3 लोगों पर डिपेंडेंट थी, बट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पूरी फैमिली सिर्फ एक पर्सन पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या हुआ? बढ़ गया। नेक्स्टली, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ा, उसकी वजह से क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ा, धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइन हुआ। बहुत केसेस में प्रॉपर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी भी बच्चों को नहीं मिल पाती है अगर पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड है तो। Hence, unemployment has a determinantal impact on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. It also wastes the resources which could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resources, they naturally appear as a liability to the economy. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? That अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी पर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता जाता है तो इकोनॉमी बढ़ने की जगह पर, ग्रोथ होने की जगह पर पीछे आती जाती है। नेक्स्टली, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे पास जो इतने अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेस है वो सारे रिसोर्सेस वेस्ट हो जाते हैं। और जब पर्सन दैट इज़ ह्यूमन काम नहीं कर रहा होता है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली कंट्री के लिए लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, बर्डन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, सिंपल एग्जांपल लो दैट अगर आप अपनी फैमिली में अर्न नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे करके आप अपनी फैमिली के लिए बर्डन हो जाओगे। अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप असेट हो, है ना, क्योंकि आप मनी ला कर दे रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, आप उनका स्टेटस बढ़ा रहे हो, तो आप रिसोर्स हो। बट अगर आप अर्न नहीं कर रहे, आपके पास जॉब नहीं है, उल्टा आप किसी और पर डिपेंडेंट हो रहे हो, तो धीरे धीरे करके आप अपनी फैमिली के लिए भी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाओगे। सो सेम थिंग गोज़ टू द कंट्री ऑल्सो। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द कंट्री तो आप रिसोर्स हो, बट अगर आप वर्क नहीं कर रहे तो आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे? लाइबिलिटी में। In case of India, statistically, the unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. The work that they are pursuing seems to be forced upon them. They may therefore want another work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage there in any activity irrespective of its earning potential. The earning keeps them on a bare subsistence level. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट क्योंकि जो जॉब, जैसी जॉब चाहिए वैसी जॉब नहीं मिलती है, तो क्या ऑप्शंस होते हैं? आइदर दे गेट अनएम्प्लॉयड, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जो जॉब उनको मिली वो जॉब वो लोग कर लेते हैं। गेटिंग? अगर आपके पास डिग्री ज़्यादा है, आप क्वालिफाइड हो, पर आपके लिए लेबर मार्केट में कोई जॉब ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आइदर यू विल वेट फॉर द जॉब, या फिर
आप क्या करोगे, जो जॉब आपको मिलेगी वो जॉब आप कर लोगे। अब जो पुअर लोग होते हैं उनके पास बैठने का ऑप्शन नहीं होता, गेटिंग अनएम्प्लॉयड रहने का ऑप्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज उनको रेगुलरली अर्न करना पड़ता है, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होते कि वो लोग अपने सेविंग्स को यूज़ करके कंजम्पशन कर लें। सो पुअर पीपल क्या करते हैं, जो जॉब उनको मिला वो जॉब वो लोग कर लेते हैं, कितना भी अर्निंग हो, बस क्या देखते हैं दैट एटलीस्ट मिनिमम फैमिली नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो सके। एंड अगर वो फुलफ़िल होती है तो वो आइडल नहीं बैठते, वो अनएम्प्लॉयड नहीं बैठते, जो काम उनको मिला वो काम कर लेते हैं वो लोग। Moreover, the employment structure is characterized by the self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. So there is disguised unemployment in the agricultural sector, but the entire family shares what has been produced. This concept of sharing of work in the field and reduce the hardship of unemployment in the rural sector. But that but this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of job. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा फील नहीं होता है। रीज़न क्या है दैट यूजुअली रूरल एरिया में हर फैमिली एग्रीकल्चरल प्लॉट ओन करती है। सो अगर जॉब नहीं मिला तो फैमिली के सारे मेंबर्स क्या करने लग जाते हैं, एग्रीकल्चरल वर्क करने लग जाते हैं, मतलब सिंगल फील्ड पर सारे फैमिली मेंबर्स काम करने लगते हैं। सो ऐसे टाइम पर लोगों को ये फील नहीं होता कि वो अनएम्प्लॉयड है। मैंने क्या बताया कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का केस है ये वाला। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यू सीम्स टू बी एम्प्लॉयड, ऐसा लगता है कि आप एम्प्लॉयड हो। सो जो हार्डशिप्स आपको अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे फेस करनी पड़ती है, दैट इज़ जब जॉब नहीं मिलती, इनकम नहीं आती, तो सोसाइटी से सुनना पड़ता है, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, दे डोंट हैव वर्क, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, ये सब चीज़ें हो जाती है। लेकिन रूरल एरिया में ये सब चीज़ें थोड़ी कम होती है। रीज़न क्या है दैट अगर जॉब नहीं मिली तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चरल प्लॉट पर ही काम करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? और अगर फ्यूचर में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो वो रूरल एरिया छोड़कर माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं। हमने देखा है बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स को देखा है हमने कि वो लोग क्या करते हैं, अपने एरिया को छोड़कर बेटर जॉब के लिए वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, let us discuss about the employment scenario in the three sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. Some of the surplus labor in agricultural sector moved to either the secondary or the tertiary sector. In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing. In the case of tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि जो तीनों सेक्टर के बारे में हमें बताया है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड होता है। गेटिंग, मतलब लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। बट धीरे धीरे करके पीपल आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वहाँ पे, यानी दे आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन द फील्ड। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में मूव हो जाते हैं, कंपनीज़ में मूव हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो लोग काम करके एडिशनल मनी फैमिली के लिए अर्न करते हैं। मतलब वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ चाहिए हमें, एग्रीकल्चर में। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट लेबर कहाँ पर चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर है, वहाँ पर लेबर चाहिए। तो एग्रीकल्चर में जो एक्स्ट्रा लेबर है वो सब कहाँ पर चला गया है, सेकेंडरी सेक्टर में। एंड धीरे धीरे करके अब नई नई सर्विसेज भी चालू हो रही है टर्शरी सेक्टर में,
तो वहाँ पर भी लोगों के मतलब हमें एडिशनल न्यू लोग चाहिए। बट कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इतना सब फैसिलिटीज़ चालू हो रहा है, नए कंपनी सेटअप हो रहे हैं, नई सर्विसेज सेटअप हो रही है, पर फिर भी लोगों के पास जॉब नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है, दैट एवरी ईयर जितने जॉब क्रिएट होते हैं उससे बहुत टाइम्स ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एवरी ईयर क्रिएट होते हैं। गेटिंग, सपोज 100 लोग थे और 10 जॉब क्रिएट हुई, तो कितने लोगों को जॉब मिलेगी, 10 लोगों को, बाकी के 90 लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। फिर सपोज नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपना जॉब क्रिएशन बढ़ा देंगे। सपोज गवर्नमेंट ने अगले साल 50 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रखी, तो अब इसमें क्या होगा, पिछले साल के 90 और इस साल के 100, दैट इज़ 190 लोग हो जाएंगे, पर जॉब कितनी है, खाली 50। फिर 140 लोग अनएम्प्लॉयड, मतलब ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट चलता ही जा रहा है। गेटिंग, नंबर ऑफ जॉब्स एवरी ईयर क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके सामने ये जॉब्स जो है वो बहुत कम है, एंड दैट इज़ द रीज़न हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी हुई है कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टोरी है ये वाली, एक विलेज की स्टोरी है। यहाँ पर हमें बताया है कि जिस विलेज में कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उस विलेज में कैसे नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। There was a village inhabited by several families. Each family produced enough to feed its member. Each family met its need by the member making their own clothes and teaching their own children. One of the family decided to send one of its son to an agriculture college. The boy got his admission in the nearby College of Agriculture. After some time, he became qualified in agro-engineering and came back to the village. He proved to be so creative that he could even design an improved type of plough, which increased the yield of wheat. Thus, a new job of agro-engineering was created and filled in the village. The family in the village sold the surplus in nearby neighboring village. They earned good profit, which they shared among themselves. Inspired by their success, all the families after some time held a meeting in a village. They all wanted to have a better future for their children too. They requested the panchayat to open a school in the village. They assured the panchayat that they would all send their children to the school. The panchayat, with the help of government, opened a school. A teacher was recruited from a nearby town. All the children of the village started going to school. चलो पहले यहाँ तक स्टोरी देखते हैं। एक विलेज की स्टोरी है। विलेज में बहुत सारी फैमिलीज़ रहती थी। सिचुएशन कैसा था, हर फैमिली जितना भी फूड ग्रेन्स चाहिए वो खुद प्रोड्यूस करती थी, अपने क्लोथ्स खुद बनाती थी, और हर फैमिली के बच्चे को फैमिली ही पढ़ा लेती थी, मतलब एक स्कूल्स वगैरह वो लोग नहीं भेजते थे। यानी इन शॉर्ट ये विलेज में एक भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। प्रोडक्शन भी खुद कर रहे हैं, स्टिचिंग का काम खुद कर रहे हैं, एंड बच्चों को भी खुद ही पढ़ा रहे हैं। तो इस विलेज में एक भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब सिचुएशन क्या हुई, दैट इन फैमिलीज़ में से किसी एक फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेंगे ताकि वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेकर आ सके। वो गया वहाँ पर, अपना एजुकेशन कंप्लीट करके वो विलेज रिटर्न आया। ही वॉज वेरी क्रिएटिव, एंड इसीलिए उसने क्या किया, अपनी स्किल्स को यूज़ करके उसने न्यू टूल्स बनाए, एंड उन टूल्स की वजह से वीट का प्रोडक्शन उस फैमिली का बढ़ा। उस फैमिली ने सरप्लस वीट को मार्केट में सेल किया एंड अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। नाउ ये देखकर विलेज में बाकी की जितनी फैमिलीज़ थी उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, सो दैट उनके बच्चे भी कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम कर सके। पंचायत में बुलाई गई, पंचायत में डिस्कशन हुआ, एंड लोगों ने एश्योर किया दैट हम अपने सारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने गवर्नमेंट की हेल्प से
वहाँ पर स्कूल स्टार्ट कर दिया एंड वहाँ पर एक टीचर को भी रिक्रूट किया, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई वहाँ पे। आगे देखते हैं क्या हुआ। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गिव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर in tailoring. She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well tailored clothes. Thus another new job that of a tailor was created. है ना, सेकेंड जॉब किसका क्रिएट हुआ? टेलर का। है ना, क्या देखा हमने दैट पहले सारी फैमिलीज क्या करती थी, अपने आप स्टिचिंग करती थी, बट किसी एक फैमिली ने अपनी डॉटर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी टेलरिंग में, एंड व्हेन शी केम बैक टू विलेज उसने सब लोगों के क्लोथ स्टिच करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब लोगों को प्रॉपर डिज़ाइन प्रॉपर टेलर्ड क्लोथ्स पहनने थे। एंड एक और जॉब क्रिएट हुआ, है ना, कितने अब तक 2-3 जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं। Thus another new job that of a tailor was created. This had another positive effect. The time of the farmer in going far for buying cloth was saved. As the farmer spent more time in the field, the yield of the farmer went up. This was the beginning of the prosperity. The farmer had more than what they could consume. Now they could sell what they produced to others who came to their village market. Over time, the village, which formerly had no job opportunities in the beginning, had many, like teacher, tailoring, agro-engineering, and many more. This was the story of a simple village where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट धीरे धीरे करके अब फार्मर्स प्रॉपर टेक्निक के साथ प्रोडक्शन करने लगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ा। अब वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते थे, एक्स्ट्रा को वो लोग मार्केट में सेल करते थे, दे यूज टू अर्न गुड मनी। तो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें उस विलेज में चेंज हुई, मतलब जिस विलेज में पहले कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी वहाँ पर अब टेलरिंग का अपॉर्चुनिटी आया, वहाँ पर अब टीचर का अपॉर्चुनिटी आया, एग्रो इंजीनियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़, मतलब धीरे धीरे करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ने लगी। तो ये स्टोरी से हमें क्या बता रहे हैं दैट अगर हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो बच्चे ने क्या किया, ही गॉट प्रॉपर एजुकेशन, जिसकी वजह से पूरे विलेज में चेंजेस आने लगे। सो अगर प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया है, अगर ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव होता है तो पूरे के पूरे विलेज को, पूरे के पूरे कंट्री को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।